वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक में भी हम हैं ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री में, और ये 17 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री का लास्ट वीडियो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं दो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन, और सेकंड है इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो फर्स्ट हम चलते हैं ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सो एसिड्स। बहुत काम का टॉपिक है बच्चों ये, ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजन। इसके पहले जो मेरे वीडियो आए थे उसमें मैंने आपको ये कहा था कि ऑक्सो एसिड का मतलब है यदि कोई एलिमेंट है उसके पास एक डबल बॉन्ड O और एक OH है, तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स जहां होती है हम उसे कहते हैं ऑक्सो एसिड। हो सकता है इन दोनों में से डबल बॉन्ड O किसी एक स्ट्रक्चर्स में ना हो लेकिन बाकी स्ट्रक्चर्स में होगी। तो इस डबल बॉन्ड O का मीनिंग क्या है, ऑक्सो है, और इस OH का मीनिंग क्या है, एसिड है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में बाहर चला जाता है। अब आते हैं हम ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में। तो हैलोजन में हमारे पास कौन कौन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन चारों के हम ऑक्सो एसिड आज लर्न करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट, F जो है ओनली फॉर्म one oxo acid while other halogen form 4 oxo acids। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फ्लोरीन एक ऐसा हैलोजन है जिसका केवल एक ही ऑक्सो एसिड होगा, बाकी जितने भी 3 हैलोजन हैं उनके टोटल 4 ऑक्सो एसिड होंगे। इन ऑक्सो एसिड में भी क्या है कि मैक्सिमम को प्योर आइसोलेट नहीं किया गया है, ये या तो अपने एक्वस कंडीशंस में या अपने सोल्ट की कंडीशंस में मिलते हैं। तो क्या है हमारे पास है सेकंड पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ दीज ऑक्सो एसिड्स most of these oxo acid cannot be isolate in pure state। इनमें से मैक्सिमम को हमने प्योर स्टेट में आइसोलेट नहीं किया है, क्यों, हो सकता है वो अनस्टेबल है। थर्ड पॉइंट क्या है, दे आर स्टेबल ओनली इन एक्वस, मीडियम और इन साल्ट स्टेट। ये जो इनके सोल्ट बनते हैं उनकी फॉर्म में ये स्टेबल है। अगला हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो F का 1 ऑक्सो एसिड है उसमें जो F की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहां पर हम उसे -1 एज्यूम करेंगे। बहुत बार बच्चों यहां कंफ्यूजन आता है, जैसे कंपाउंड ये जो ऑक्सो एसिड बनता है वो है HOF, इस F की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी एज्यूम करते हैं, और अब हम यहां क्या मान के चलेंगे, -1। +1 क्यों एज्यूम करते हैं, जबकि हमें मालूम है कि फ्लोरीन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, फ्लोरीन केवल क्या शो करता है, -1। लेकिन HOF क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इस ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर को शो करने के लिए कि हम क्या मान के चलते हैं कि F+1 से F किस में चेंज हो गया, -1 में। ये एज्यूम करते हैं कि इसमें F की क्या स्टेट है, +1, और वो किस में चेंज हो गया, -1 में। तो F का क्या हो गया है, रिडक्शन। तो HOF का रिडक्शन हुआ, इसीलिए HOF क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वापिस समझे, HOF के अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं कि F की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ताकि हम इसका कौन सा फंक्शन समझा सकें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। यदि F में हम +1 चार्ज मानते हैं और रिएक्शन के बाद कहते हैं कि F पे चार्ज -1 आ गया है, तो +1 से -1 इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका रिडक्शंस हो गया, इसीलिए क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दी F पे हम -1 चार्ज मान के चले
और F-1 से -1 में चेंज हुआ, इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं हुआ है, तो हम इस बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ ऑक्सो एसिड में क्या मान के चलेंगे कि इसकी स्टेट क्या है, -1 है। यदि हमें HOF का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिहेवियर एक्सप्लेन करना हो तो हम HOF में F के चार्ज को +1 एज्यूम करके चलेंगे। तो F केवल क्या बनाता है, 1 ऑक्सो एसिड, और उसमें भी उसकी स्टेट क्या होगी, +-1 होगी। अब आते हैं कौन कौन से ऑक्सो एसिड हैं, हेलोजन के कौन कौन से। तो यहां लिखता हूं सीरियल नंबर, यहां लिखता हूं टाइप ऑफ ऑक्सो एसिड, उसका टाइप कौन सा है। यहां लिखेंगे नेम ऑफ ऑक्सो एसिड, नेम ऑफ ऑक्सो एसिड, और यहां लिखेंगे उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। और आगे आएंगे उनके एग्जाम्पल, कौन सा बनाता है। कुछ एक ऑक्सो एसिड ऐसे हैं हेलोजन के जो बनते नहीं है, तो वो मैं आपको वहां समझा दूंगा। तो फर्स्ट आते हैं 1 नंबर में कौन सा आता है, फॉर्मूला होगा HOX। X की जगह कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों हो सकते हैं। इसका नेम क्या होगा, इसका नेम होगा हाइपोहेलस एसिड। अब हाइपोहेलस में हेलस का मतलब है हेलोजन से है। यदि मान लो X की जगह F हुआ, फ्लोरीन हुआ, तो नाम हो जाएगा हाइपोफ्लोरस एसिड। Cl हुआ तो हाइपोक्लोरस एसिड, Br हुआ तो हाइपोब्रोमस एसिड, और I हुआ तो हाइपो आयोडस एसिड हो जाएगा। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है हेलोजन की, +1 है। और अब इस थोड़ा सा इसको मुझे हटाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यहाँ मैं क्या समझा दूंगा आपको, यहाँ मैं आपको समझा दूंगा कौन कौन से बनाते हैं और कौन कौन नहीं बनाते हैं। कौन कौन से हेलोजन, 4 हेलोजन आएंगे हमारे यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, और ये चारों बनाते हैं। इन चारों का फॉर्मूला, तो मैं F का फॉर्मूला लिखूं तो क्या होगा, HOF, HOCl, HOBr और HOI। अब आते हैं सेकंड में। सेकंड जो ऑक्सो एसिड है उसका फॉर्मूला है HOXO, पीछे एक और O लगाते जाएंगे। इसको कई बार कैसे लिख देते हैं, HXO2 के फॉर्म में भी। इसका नाम क्या होगा, यहां से हाइपो हट जाएगा तो नाम केवल क्या हो जाएगा, हेलस एसिड, हेलस एसिड। और यहां जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी हेलोजन की वो होगी +3। और इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास हैं, इसमें अब हेलोजन, फ्लोरीन केवल एक ही बनाएगा तो बाकी इसके बनेंगे ही नहीं। क्लोरीन में ये बन जाएगा, ब्रोमीन में भी ये बन जाएगा, और आयोडीन भी ये ऑक्सो एसिड बना लेता है। नहीं, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सेकंड वाला जो ऑक्सो एसिड है वो नहीं बनाएंगे, बाकी सारे बना लेंगे। तो यहाँ क्या कर दूं, एक बार क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ भी क्रॉस। अब आते हैं, ध्यान रखें, अब जैसे ये है HOXO, यदि यहाँ Cl होता तो नाम हो जाता क्लोरस एसिड, Br होता तो ब्रोमस एसिड, I होता तो आयोडस एसिड। तो यहाँ मैं इनके फॉर्मूले लिख देता हूँ, तो यहाँ क्या बनेगा, HOClO। ये हमारे पास क्या, इसका नेम क्या हो जाएगा, क्लोरस एसिड हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, HOXO2। यह हम क्या लिख दें इसको, HXO3। इसका क्या हो जाएगा, हेलस का हो जाएगा हेलिक एसिड, और यहाँ स्टेट होगी +5। अब हेलिक एसिड में क्या होगा, कौन कौन से बन जाएंगे हमारे पास, तो यहाँ क्या बनेगा, HClO3, HBrO3, यहाँ HiO3। इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो गया क्लोरिक एसिड, ब्रोमिक एसिड और आयोडिक एसिड। अब आते हैं लास्ट, फोर्थ नंबर। फोर्थ का फॉर्मूला होता है HOXO2, यहाँ O3 हो जाएगा, तो इसको कई बार क्या लिख देते हैं, HXO4। इसका नाम क्या होगा, हेलिक के आगे पर लग जाएगा, पर हेलिक एसिड हो जाएगा। इसमें जो हेलोजन पे चार्ज आएगा वो आएगा +7 हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ क्या लिख दूँ मैं, यहाँ HClO4, HBrO4 और यहाँ HiO4।
इसका नाम पर क्लोरिक एसिड, पर ब्रोमिक एसिड, और ये हो जाएगा पर आयोडिक एसिड। तो ये इनके कॉमन नेम हो गए हैं। हमारे पास क्या आ गए हैं, कितने टाइप के ऑक्सो एसिड बनते हैं हैलोजन में, 4 बनेंगे। याद रखना फ्लोरीन केवल एक ऑक्सो एसिड बनाता है, और उसमें भी फ्लोरीन पे चार्ज यदि +1 लेके आए कि +1 क्यों आते हैं, तो आप समझा सकते हैं कि HOF की ऑक्सीडाइजिंग नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए F पर कौन सा चार्ज एज्यूम करते हैं, +1 F के ऊपर। चलिए अब हम आगे चलते हैं, अब इनकी स्ट्रक्चर्स को लर्न कर लेते हैं बच्चों। ये हो गया हमारे पास ऑक्सो एसिड, और अब हम आगे चल रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। इन सबको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। तो अगला टॉपिक है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड, और काम की है, बहुत बार CBSE में पूछी जा चुकी है स्ट्रक्चर्स, और है सिंपल। आपको केवल फर्स्ट ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर्स को दिमाग में रखना है। यदि आपको फर्स्ट याद है तो आप बाकी इजीली याद कर लोगे। अगला क्या हमारे पास है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सो एसिड्स, तो फर्स्ट आते हैं HOX की स्ट्रक्चर। HO में O क्या होगा, यहां पर सेंट्रल एटम होगा, तो O ऐसे लिखें, H ऐसे लिखें और X ऐसे लिखें। O के पास क्या है, 2 लोन पेयर है। अब यदि मैं सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3। स्ट्रक्चर क्या हो गई इसकी, बेंट हो गई है। ये फर्स्ट, यहाँ Cl है बच्चों, तो वाटर की बन गई, यहाँ Cl है, ये है फर्स्ट HOX। Cl की जगह मैं क्या लगा दूं, X लगा देता हूं, कोई भी हेलोजन हो सकता है। ये HOX की स्ट्रक्चर्स हो गई। हाइब्रिडाइजेशन O का होगा और वो sp3 है, स्ट्रक्चर बेंट होगी। अब सेकंड में क्या काम होगा, सेकंड हमारे पास है HOXO। क्या चेंजेस हुआ, इन दोनों में चेंजेस क्या है, HO यहाँ पर भी है, HO यहाँ पर भी है। यहाँ X था, यहाँ X के बाद O है, तो अब जो सेंट्रल एटम है सेकंड में वो X हो जाएगा। X से कौन जुड़ा हुआ, एक तो OH, इस तरह से ये स्ट्रक्चर तो बेंट होगी इसे, और एक कौन जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड बनाकर ऑक्सीजन। तो X के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 में से कितने यूज आ गए, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो कितने बचे हुए हैं, 4 का मतलब क्या हुआ, 2 लोन पेयर। तो एक लोन पेयर यहाँ हो गया, एक लोन पेयर यहाँ हो गया। इस X का हाइब्रिडाइजेशन, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा, 2 लोन पेयर sp3। इसकी स्ट्रक्चर चेक करेंगे हम, तो इसकी स्ट्रक्चर भी कैसी है, बेंट है। तो ये भी बेंट था, लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है। ये भी बेंट है, लेकिन यहाँ सेंट्रल एटम हेलोजन है। ये हो गई HOXO की स्ट्रक्चर। थर्ड में हम क्या ले लें, यहाँ पर HOXO2। सब कुछ सेम होगा, X यहाँ आएगा, OH यहाँ आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, लेकिन एक O और ज्यादा हो गया, तो एक लोन पेयर हम हटाकर क्या बना देंगे वहां पर, डबल बॉन्ड। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, ये O, ये H, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और ऊपर इस तरह से लोन पेयर। जैसे मान लो कि ये N है, ये H अमोनिया है, इसकी स्ट्रक्चर है ट्राइगोनल। प्लेनर तो नहीं है, क्योंकि ये जो H है ये एक ही प्लेन में नहीं है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। लेकिन हम इस H को यदि कंसीडर नहीं करें, इन तीनों को माने, तो ये है ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ इस X का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा, sp3 होगा। सिग्मा 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 और एक लोन पेयर। अब हमारे पास चौथी कौन सी बची, HOXO3। क्या होगा, एक और O बढ़ गया, तो ये लोन पेयर भी यूज आ जाएगा। तो यहाँ X, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और यहाँ OH कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से, और यहाँ एक डबल बॉन्ड। अब इस X की हाइब्रिडाइजेशन sp3, सिग्मा 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 और एक सिग्मा, लोन पेयर नहीं होगा। ये हमारे पास क्या हो गई, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या माने हम, टेट्राहेड्रल है ये, टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या पढ़ ली, चारों ऑक्सो एसिड की स्ट्रक्चर्स। ध्यान रखना एग्जाम में जिस तरह की स्ट्रक्चर्स मैंने बनाई है वैसी ही बना के आनी है। गड़बड़ कर दी आप लोगों ने, यदि आपसे पूछी ये आपने ऐसे बना के आ गए, आप ऐसे,
तो आपको इन 4 में से जो चीज़ें कॉमन है उतने ही मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने मार्क्स मिलेंगे? इतने ही मिलेंगे। तो ध्यान रखें, जिस मॉलिक्यूल का जिस तरह का अरेंजमेंट होता है, उसकी जिस तरह की शेप होती है, एक्चुअल में आपको वही शेप बना के आनी होती है। साथ में लोन पेयर को भी इस तरह से शो करना होता है। अब चलिए स्ट्रक्चर्स तो हो गई हमारे पास। किसकी स्ट्रक्चर्स है? ये ऑक्सो एसिड की है। अब चलते हैं बच्चों हम आगे, और अब क्या पढ़ने वाले हैं? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। काम का टॉपिक है बच्चों, इसे मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब अगला जो टॉपिक है वो है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड। स्ट्रक्चर्स का पार्ट हो गया हमारे पास। काम का टॉपिक है, क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स। 2 पॉइंट यहां पर काम के हैं। फर्स्ट, ए हमारे पास क्या है? एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स having different halogen with same oxidation state। ये क्या पहला किस में कंपैरिजन हो रहा है कि वो ऑक्सो एसिड जिनमें हेलोजन तो अलग अलग होगा लेकिन उन हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होगी। जैसे एग्जांपल लें हम लोग HOCl का, HOBr का और HOI का। मैं F को नहीं ले रहा यहाँ +1, यहाँ +1, यहाँ +1, या दूसरा ले लें HOClO, HOBrO, HOIO, यहाँ पे चार्ज +3, यहाँ पे चार्ज +3, यहाँ पर भी चार्ज +3। यहाँ क्या कंसेप्ट लगता है? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन के। यदि हम उन ऑक्सो एसिड में कंपैरिजन कर रहे हैं जिसमें हेलोजन तो अलग अलग है लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो क्या ऑर्डर होगा? एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन। तो ये इनका ऑर्डर होगा। अब क्यों होगा ये ऑर्डर, क्यों होगा? तो हम क्या करते हैं, इसका पढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या है? यहां आ जाए। जैसे कैसे एग्जाम्पल समझते हैं, ये है HOX। हमें मालूम होना चाहिए कि जो हेलोजन होते हैं एक्सेप्ट F को छोड़कर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है, यानी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब यदि यहाँ X की जगह पर अभी हम कॉमन हेलोजन ले लेते हैं तो होगा क्या? ये O इस OX बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है और OH के बॉन्ड को भी के इलेक्ट्रॉन को भी विड्रॉ कर रहा है। तो O दोनों तरफ, दोनों बॉन्ड के दोनों शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर विड्रॉ कर रहा है। यदि यहाँ X की जगह I होता तो ये आसानी से O इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता शेयर्ड पेयर के, क्योंकि I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। I की जगह Br होता तो इलेक्ट्रॉन थोड़े से ऑक्सीजन कम विड्रॉ करता है क्योंकि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है I से। और Cl होता तो इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दोनों से ज़्यादा है, तो O इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन और कम विड्रॉ करता। तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन कम विड्रॉ हो रहे हैं तो इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा विड्रॉ होंगे Cl के केस में। यदि यहाँ Cl हुआ तो ये बॉन्ड क्या होगा? इसकी बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी। कब? इन केस ऑफ Cl। यदि यहाँ Cl होता तो Cl इलेक्ट्रॉन कम देता O को, तो O ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता? OH बॉन्ड से लेता। तो क्या होता? OH बॉन्ड की पोलैरिटी इंक्रीज होगी और पोलैरिटी इंक्रीज होने का मतलब है कि ये इजीली क्या होता? ये इजीली ब्रेक हो जाता और इजीली ब्रेक होता तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती। तो सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि यदि इस X की, चाहे इन कहीं पर भी ले लो, चाहे कोई भी ऑक्सो एसिड ले लो, यदि इस X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तो इस ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगी। बस कंडीशंस क्या है कि जो हमने ऑक्सो एसिड लिए हैं उनमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट
सेम होनी चाहिए। अब चलते हैं हम दूसरा कंसेप्ट क्या हमारे पास है, यदि अलग अलग एक ही ऑक्सो एसिड ले लें, किसी एक ही हेलोजन के ऑक्सो एसिड ले लें, तो उनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है। अब इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। अब मैं क्या ले रहा हूं, एक ही हेलोजन के चारों ऑक्सो एसिड, और उनमें क्या कंसेप्ट लगता है, भी हमारे पास है एमोंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ ए हेलोजन। किसी भी एक हेलोजन के जो ऑक्सो एसिड में, उनमें क्या रिलेशन है, जैसे मैं Cl के ले लूं, Cl क्योंकि Cl चारों ऑक्सो एसिड बनाता है, HOCl, HOClO, HOClO2 और HOClO3। इनमें समझना बच्चों, इनका ऑर्डर क्या है, इनमें क्या कंसेप्ट लगता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सो एसिड्स ऑफ सेम हेलोजन किसके प्रोपोर्शनल है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। इसका मतलब जिस ऑक्सो एसिड में हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो यहां क्या हो गया, यहां क्या है, +1 +3 +5 +7, तो ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। अब मैं एक का एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो मैंने HOCl को यदि मैं वाटर में डिसोल्व करूं तो क्या होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल मान लेते हैं एक बार, तो क्या बनेगा, H3O+ और एक क्या बनेगा, H यहां से यहां आ गया, एक बना ClO-। इस तरह से क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज O के ऊपर है। अब यदि ये एसिड है तो ये इसका क्या हुआ, ये इसका हुआ कंजुगेटेड बेस। कंजुगेटेड बेस कौन सी थ्योरी यूज ले रहा हूं, ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बेस कंसेप्ट का है। तो ये एसिड हुआ और ये इसका क्या हुआ, कंजुगेटेड बेस। अब समझना, यदि ये कंजुगेटेड बेस स्टेबल है, यदि ये स्टेबल है तो क्या होगा, तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। क्यों स्टेबल हम समझेंगे, यदि ये स्टेबल हुआ तो फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी, तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये रिएक्शन ज्यादा हो रही है, इसका मतलब इसके जो भी यहाँ ऑक्सो एसिड है उसके प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है। यानी इन चारों में से कौन सा ऑक्सो एसिड स्ट्रॉन्ग है, ये है। ये क्यों है, ये हम किससे समझ सकते हैं, इसके ऑक्सो एसिड की स्टेबिलिटी के बेसिस पर, या इसके कंजुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी के ऊपर। तो मैं इन चारों को किस में चेंज कर देता हूं, इनके कंजुगेटेड बेस में। क्या हटा दूं, इन चारों में से H हटा दूं, तो यहां क्या बन जाएगा, ClO-, यहां क्या बन जाएगा, ClO2-, यहां ClO3-, और यहां ClO4-। अब हम क्या चेक करते हैं, इन चारों ऑक्सो एसिड में, इन चारों कंजुगेटेड बेस में, ये जो है, ये इसका कंजुगेटेड बेस है, ये इसका कंजुगेटेड बेस है, ये इसका कंजुगेटेड बेस है, और ये इसका कंजुगेटेड बेस है। इन चारों कंजुगेटेड बेस में कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो अब हम समझते हैं कैसे क्या होगा। तो ये Cl, ये O पे क्या चार्ज है, माइनस है, और Cl पे कितने लोन पेयर हैं, यहाँ पर 3 लोन पेयर है। अब आते हैं यहाँ ClO2 में आते हैं, तो Cl की स्ट्रक्चर ऐसी है, यहाँ एक माइनस, यहाँ एक डबल बॉन्ड। इस Cl में क्या होगा, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड, एक ये O पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ लोन पेयर है, यहाँ 2 लोन पेयर है। अब आते हैं फोर्थ में, यहाँ है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव। ये चारों मैंने क्या बना दी, इनके कंजुगेटेड बेस की स्ट्रक्चर्स। अब चेक करते हैं कौन सा कंजुगेटेड बेस सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यहां रेजोनेंस कैसे होगा, यहां पॉसिबल नहीं है, यहां इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन नहीं होगा। यहां कैसे होगा,
ये जो पाई बॉन्ड है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र, तो यहाँ क्या बनेगी, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इस पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ लोन पेयर जैसे हैं वैसे के वैसे रहेंगे। यानी यहाँ कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी, एक बनी। यानी इस नेगेटिव चार्ज का कितनी जगह पर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, एक इस ऑक्सीजन के ऊपर और एक इस ऑक्सीजन के ऊपर। अब आते हैं यहाँ पर, ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा एक स्ट्रक्चर्स, यदि ये यहाँ ट्रांसफ़र होता है तो ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा दो स्ट्रक्चर। इसका मतलब इस स्ट्रक्चर्स में कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन सकती है, दो। कौन कौन सी बनेगी, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ और ये यहाँ हो गया तो बनेगी, यहाँ मेंशन कर रहा हूँ इसे मैं Cl O, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज और ये O जैसा था वैसा है, एक यहाँ लोन पेयर हो जाएगा। और यदि मान लो इस जिससे मैंने अभी यहाँ ट्रांसफ़र किया, यदि इसको ट्रांसफ़र करते तो यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड रहता, ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ O पे क्या आ जाता, नेगेटिव चार्ज। तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज कितनी जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, दो ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, एक इस पर और एक इस पर। तो इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 2, इसकी कितनी बन रही है 1। अब आते हैं इस लास्ट वाले को हम समझते हैं। इसको समझाने के लिए मैं ना ये ऊपर का पोर्शन हटा देता हूँ बच्चों, ये भी हटा देता हूँ। क्या समझा रहा हूँ मैं आपको, इस आयन की स्ट्रक्चर्स। अब मैं आपको बताऊंगा इन आयन के नेम क्या है इसके बाद। तो हम आते हैं यहाँ पर, ये है डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड। पहली कंडीशन हम क्या माने कि ये नेगेटिव यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, ये यहाँ ट्रांसफ़र हुआ, तो इसकी नंबर 1 बनी स्ट्रक्चर्स। कौन सी बनेगी नंबर 1 हमारे पास, तो ये Cl, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ये ऑक्सीजन, यहाँ नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ भी डबल बॉन्ड O। सेकेंड में क्या हुआ, तो ये यहाँ, ये वाला ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया और ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया। तो अब सेकेंड स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, इस नेगेटिव से यहाँ एक पाई बॉन्ड बन गया, इस पाई बॉन्ड ये यहाँ ट्रांसफ़र होने से यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। क्या बना रहा हूँ मैं अब, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ Cl है, डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अगली में क्या होगा, अगली में मैं कैसे ट्रांसफ़र करूं, इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ एक पाई बॉन्ड बना दूँ, इस पाई बॉन्ड को यहाँ ट्रांसफ़र करके उस ऊपर वाले पर नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, डबल बॉन्ड की जगह O नेगेटिव, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो इस कॉन्जुगेटेड एसिड में जिसका नाम है परक्लोरेट आयन, इसको भी रिमूव करता हूँ बच्चों, इसका नाम क्या है, परक्लोरेट आयन। तो परक्लोरेट आयन की कितनी में क्या हुआ, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमें क्या मालूम है, स्टेबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फर्स्ट तो हमारे पास ये है, ये कंसेप्ट है बच्चों। अब दूसरा एक और, यूजुअली ये अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ 4 ऑक्सो, इस कंजुगेटेड बेस की 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है। अब यहाँ देखें, ये नेगेटिव चार्ज कितने ऑक्सीजन पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, 1 2 3 4। तो क्या हुआ, डिस्पर्जल ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या हुआ है, यहाँ पर ज़्यादा हुआ है। और नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जल जितना ज़्यादा होगा, इसका क्या होगा, अट्रैक्शन विथ H+ उतना ही क्या होगा, कम होगा। यहाँ मान लो H+ होता, H+, तो यहाँ जो नेगेटिव चार्ज है वो 4 ऑक्सीजन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ कितना मालूम है, -1/4, -1/4, -1/4, -1/4। यहाँ कितना होगा, -1 ही हुआ, क्यों, कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। यहाँ कितना मानूँ, -1/2 और यहाँ भी -1/2। यहाँ कितना माने, -1/3, 3 ऑक्सीजन है, -1/3, -1/3 और यहाँ थर्ड वाले पे -1/3। तो हुआ क्या, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज सबसे कम है, तो इस H+ और इस ऑक्सीजन के बीच का अट्रैक्शन कम होगा, ये इजीली रिमूव हो जाएगा या इजीली बाहर ही रहेगा, वापस ऐड नहीं होगा ये। तो अट्रैक्शन विथ प्रोटॉन क्या होगा, कम होगा। अट्रैक्शन कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये हमारे पास कंसेप्ट है। तो हमें आंसर्स में, ये तो हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ, मैंने आपको समझाने की ट्राई करी है, लेकिन जब हमें कोई पॉइंट लिखने होंगे तो हम क्या काम करेंगे,
ट्राई करें, यदि आपके पास टाइम हो तो इन सभी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दे। इसकी तो एक ही रहेगी, टाइम कम हो तो इसकी जरूर बनाए। और पॉइंट क्या लिख के आए वहां पर, 2 पॉइंट क्या लिख के आए, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पर हेलिक एसिड इज मोर देन अदर ऑक्सो एसिड ड्यू टू more stability of through resonance in conjugated base। सेकंड क्या लिख सकते हैं, more dispersal of negative charge प्रोपोर्शनल किसके है, एसिडिक स्ट्रेंथ के है। ये काम का है, जिसमें जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल होगा, बिखेर दिया जाएगा, उस एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हमने क्या लर्न कर लिया बच्चों, ऑक्सो एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ। क्या 2 पॉइंट आए हैं, यदि ऑक्सो एसिड में सारे ऑक्सो एसिड वो हो जिनमें हेलोजन तो अलग अलग हैं लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा होगा जिसकी वो ऑक्सो एसिड ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो। यदि एक ही हेलोजन के हमारे पास 4 ऑक्सो एसिड है, उस कंडीशन में वो ज़्यादा एसिडिक होगा जिसमें हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगी। क्यों होगा, ये इसके 2 रीज़न हमने यहाँ में लर्न कर लिए हैं बच्चों। अब चलते हैं हम लोग, खत्म हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ। अब इसका लास्ट है ऑक्सो एसिड का, वो है ऑक्सीडाइजिंग पावर। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में, ऑक्सीडाइजिंग पावर ये भी काम का कंसेप्ट है। स्ट्रक्चर्स हो गई है, एसिडिक स्ट्रेंथ हो गई है, अगला है ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। कौन सा ऑक्सो एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और कौन सा वीक होगा, वो हम लर्न करने वाले हैं। तो अगला हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी, फर्स्ट थी स्ट्रक्चर, सेकंड थी एसिडिक स्ट्रेंथ, थर्ड हमारे पास क्या है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूं। ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑफ ए ऑक्सो एसिड्स हैविंग डिफरेंट है, चलो यहां एसिड हैविंग सेम हेलोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड बेस। ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है। यदि किसी ऑक्सो एसिड का कंजुगेटेड बेस जितना ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ कम होगी। यदि उसका ऑक्सो एसिड का कंजुगेटेड बेस कम स्टेबल है तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। जैसे मैं फिर एग्जांपल लेता हूँ, HOClO2 और HOClO3। इन चारों को मैं इनके ऑक्सो कंजुगेटेड बेस में चेंज कर देता हूं। तो यहाँ ClO माइनस, ClO2 माइनस, ClO3 माइनस, ClO4 माइनस। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहा हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के नंबर ऑफ, तो यहाँ 0 है, यहाँ 2 बनेगी, यहाँ 3 बनेगी और यहाँ 4 स्ट्रक्चर्स है। और जिसमें तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, स्टेबिलिटी, ये ऑर्डर हुआ स्टेबिलिटी का। जहां स्ट्रक्चर्स ज़्यादा बनेगी वहां नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा ये कंजुगेटेड बेस स्टेबल है, तो ये जिस एसिड में भी है ये यहाँ है, तो ये एसिड सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो
तो इनके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या हुआ, HOCl सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, HOCl उससे वीक होगा, HOClO2 उससे वीक होगा और HOClO3 सबसे वीक होगा। याद रखना इनकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ रिवर्स है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है वो सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये तो हमने हो गया। अब हम कहाँ जाते हैं, इनके एनायंस के नाम समझते हैं बच्चों। खत्म क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ। और एक और है कि यदि हेलोजन अलग अलग है तो उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं, उसको आपको याद रख लेना है। और वो ऑर्डर क्या है, ये ऑर्डर है BrO4 माइनस सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उससे वीक है ClO4 और उससे वीक है IO4। ये ऑर्डर बच्चों आप ये लर्न कर लेना। इसको हम समझ सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बेसिस पर, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इतना डिटेल में नहीं है। तो अब आते हैं हम इनके आयंस के नाम याद करते हैं बच्चों। ये जरूरी है क्योंकि इंटर हेलोजन कंपाउंड में इनका हमारे यूज आने वाला है। और वो क्या है, सिंपल सा है। इस ऑक्सो एसिड का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। क्लोरस पीछे क्या आया, अस आया, जिसके पीछे अस आएगा और यदि हम उसको नेगेटिव में चेंज कर देंगे तो अस की जगह क्या हो जाएगा, आइट हो जाएगा। जैसे यहां से मैं H को हटा देता हूं तो क्या बचेगा पीछे, ClO माइनस, इसका नाम क्या होगा, हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, पीछे अस है तो अस की जगह आइट आ जाएगा। अगला हमारे पास है HOClO, इसका नाम क्या था, क्लोरस, पीछे क्या आया, अस। यदि मैं इसमें से H हटा दूं तो ClO2 माइनस बनेगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोराइट। क्लोराइट। अब यदि मैं यहाँ एक सोडियम प्लस लगा देता हूं तो इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइट। यदि यहाँ सोडियम लगा देता हूं आगे तो इसका नेम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइपोक्लोराइट। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड हमारे पास है ये वाला, इसका नाम क्या दिया था हमने, क्लोरस एसिड। यहाँ भी एसिड है ये, क्लोरस एसिड। यहाँ से भी क्या हटा दूं, ये क्लोरिक है, क्लोरस नहीं है, इसका नाम हमने दिया था क्लोरिक एसिड। क्लोरिक, तो जिसके पीछे इक आता है उसके पीछे आपको इक हटाकर 8 लगा देना है। कब, जब उसमें उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आए। तो यहाँ से H को हटा दें तो क्या बना, ClO3 माइनस, इसको हम क्या कहेंगे, क्लोरेट। यहाँ सोडियम Na प्लस साथ में लगा दे तो नेम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। और लास्ट हमारे पास कौन सा था, HOClO3, या मैं इसको क्या लिख देता हूँ, मैक्सिमम HClO4 लिखा हुआ आता है, या ध्यान रखना बच्चों HClO3 लिखा हुआ आता है, यहाँ HClO2 लिखा हुआ आता है, ये तो ऐसा ही आएगा। अब यहाँ से इसका नाम क्या था, पर क्लोरिक था, एक हट जाएगा 8 आ जाएगा। जैसे यहाँ होता ClO4 माइनस तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पर क्लोरेट। पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन लगा सकता हूं मैं। यहां यदि Na प्लस साथ में जुड़ा हुआ होता तो नाम क्या हो जाता, सोडियम पर क्लोरेट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन ऑक्सो एसिड में से यदि हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो जो एनायन बनेगा उनके नेम, फर्स्ट का नेम क्या होगा, हाइपोक्लोराइट आयन, फिर क्लोराइट आयन, फिर क्लोरेट आयन और फिर पर क्लोरेट आयन। अब हम चलते हैं बच्चों हमारे अगले टॉपिक की ओर, वो भी काम का है, वो क्या है, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। क्या खत्म हो गए, ऑक्सो एसिड ऑफ हेलोजन। अब आ जाते हैं हम इंटर हेलोजन कंपाउंड्स पे।
इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या है डेफिनेशन? हैलोजन के डिफरेंट हैलोजन के आपस में रिएक्शंस करने से जो बनते हैं, व्हेन टू डिफरेंट हैलोजन केमिकली combine they form inter हैलोजन कंपाउंड्स। जैसे एग्जांपल Cl2 प्लस F2, यदि दो अलग अलग हैलोजन आपस में कंबाइन हो जाएं और क्या बन जाए ClF, तो ClF क्या हुआ? इंटर हैलोजन कंपाउंड हुआ है। अब अगला पॉइंट, जनरल फॉर्मूला ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इनका जनरल फॉर्मूला क्या है? X डैश N। ये समझना, इस पे CBSE ने एक बार क्वेश्चंस पूछा है बच्चों। क्या है X डैश 1? यहां समझते हैं। ये जो X है, ये वाला, ये है सेंट्रल एटम या सेंट्रल हैलोजन। ये जो X है, यही सेंट्रल हैलोजन, इसकी जो एटॉमिक रेडियस है वो ज्यादा होगी। X जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब आते हैं कौन सा हमारे पास, जो X डैश है, ये X डैश जो है वो क्या होगा? हैलोजन बॉन्डेड टू सेंट्रल हैलोजन X डैश। ये वो X ये X डैश वो है जो इस X से बॉन्डेड है। ये X कहां पर है? सेंटर में है। अगला, X डैश की जो एटॉमिक रेडियस होगी वो छोटी होगी। छोटी क्यों होगी? ताकि ये ज्यादा नंबर वाले यदि छोटे होंगे तो इजीली अपने आप को इस X के चारों ओर एकोमोडेट कर लेंगे। यदि X डैश की साइज बड़ी हुई तो वो चारों तरफ अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। और तीसरा क्या है? X डैश की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, यदि साइज छोटी है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब आते हैं N की वैल्यू क्या हो सकती है? 1357। ये नंबर पॉसिबल है। तो क्या हो गया? इंटर हैलोजन का इंट्रोडक्शन। अब क्या चलते हैं इनका प्रिपरेशन। इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। प्रिपरेशन में क्या है? प्रिपरेशन कैसे होगा ये डिपेंड करता है कि आपको जो हैलोजन बनाना है उसमें आपने उन हैलोजन का प्रोपोर्शंस क्या लिया है। जैसे हम यदि बात करें, अच्छा इससे पहले कौन कौन से इंटर हैलोजन बन सकते हैं, तो मैं यहाँ लिखूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे छोटा कौन है? F है। और सबसे बड़ा कौन है? I है। तो ये तीनों Cl, Br और I, ये तीनों इस F के साथ बॉन्ड बना के क्या बना सकते हैं? ClF, BrF और IF। ये तीनों बन जाते हैं, ClF, BrF और IF। और एक और बन जाता है इस Cl के साथ, ClF भी बन जाता है। ClF तो बन गया, तो और कौन सा बन जाता है? ICl। ये जो I है इस Cl के साथ भी IF, ये तीनों इसके साथ तो बना ही सकते हैं। I जो है वो Cl के साथ भी इंटर हैलोजन बना सकता है। तो ClF, BrF, IF और I का Cl के साथ। सेकंड में ये कौन सा हुआ? X डैश हुआ है। अब आते हैं X डैश 3 पर। सेम बनेगा Cl 3F, Br 3F, I 3F और I का 3 Cl के साथ भी। तो फर्स्ट कौन सा बना? Cl F3, Br F3, I F3। एक और कौन सा बन जाता है? I और Cl का, I Cl3। सर IBr3 क्यों नहीं बनता? Br जो है उसकी साइज बड़ी है, तो हो सकता है कि 3 Br जो है अपने आप को I के चारों ओर एकोमोडेट नहीं कर पाए। अगला है
X5 सेम, यहां पर भी सेम, तो क्या बन जाएगा यहां पर ClF5 BrF5 और IF5। यहां ICl5 नहीं बनेगा क्योंकि जो 5Cl है वो I के चारों ओर अपने आप को एकोमोडेट नहीं कर सकते, और 7 में तो केवल IF7 बनता है, XX-7। ये कौन कौन से इंटर हेलोजन बन सकते हैं, ये सारे बन सकते हैं। हम चलते हैं इनके प्रिपरेशन में, इसको रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। प्रिपरेशन में किस पे डिपेंड करेगा, प्रपोर्शंस पर। आपको जो हेलोजन इंटर हेलोजन बनाना है, 1 वाला, 3 वाला, 5 वाला या 7 वाला, उनमें आपने प्रपोर्शंस क्या ली है। जैसे हम लोग आते हैं फर्स्ट प्रिपरेशंस पे आते हैं, क्या है, हीटिंग ऑफ हेलोजन, डिफरेंट हेलोजन है, एट एप्रोप्रिएट टेम्परेचर विथ राइट प्रपोर्शन। मतलब जो ज्यादा लेना है उसको ज्यादा लेना है। जैसे मान लो हम पहले पढ़ लेते हैं Cl और F वाले, Cl और F, फिर पढ़ेंगे Br और F, फिर पढ़ेंगे I और F। तो फर्स्ट ले लेते हैं Cl2 और F2, इन दोनों की रिएक्शंस कराओ। टेम्परेचर 437 केल्विन। अब क्या बनेगा यहाँ पर, ClF बन जाएगा। ये आपको Cl और F2 में आपने इसको ज़्यादा ले लिया है, एक्सेस में ले लिया है, और टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 573 केल्विन कर दिया है, तो क्या बन जाएगा, ClF3 बन जाएगा। इसी तरह से हम 5 और 7 का नहीं पढ़ रहे हैं, ClF और Cl5 का है। अब आते हैं हम लोग, यदि हमें Cl की होगी, Br के साथ कराना होता तो हम क्या करते हैं, Br2 प्लस F2, क्या बन जाता है यहाँ पर, BrF3 बन जाता। क्या है, इस कंडीशन में आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, साथ में वाटर को मिक्स करना पड़ेगा, यानी दोनों के साथ। यानी कैसा होना चाहिए, डाइल्यूटेड बाय वाटर। तो क्या बन जाएगा, BrF3। ये आपने फिर क्या काम लिया, Br2 प्लस F2 में इसको क्या ले लिया आपने, एक्सेस ले लिया है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा BrF5 बन जाएगा। ऐसे ही मैं क्या करूँ, I को F के साथ कराऊँ, तो यहाँ क्या ले लूँ, I2 प्लस F2, क्या बनेगा, IF। दी थोड़ा सा F को एक्सेस में ले लें, I2 प्लस F2 में F2 को क्या ले लें, एक्सेस में ले लें, तो क्या बन जाएगा, IF3 बन जाएगा। और थोड़ा एक्सेस में ले लें तो क्या बन जाएगा, IF5 बन जाएगा। और एक्सेस में ले लें तो IF7 नहीं बनेगा। IF7 बनाना है, एक्सेस में ले लें, IF7 बनाना है तो IF5 ले, उसकी रिएक्शंस I2 के साथ करवाएं, हाइट यहाँ हीट करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, IF7 बनेगा। तो IF7 बनाना हो तो IF5 की रिएक्शंस करवाएंगे। तो सिंपल मेथड है, प्रिपरेशंस के हीट करना पड़ता है जिनके बीच आपको रिएक्शंस करानी हो। तो क्या खत्म हो गया, प्रिपरेशंस। अब कहाँ चले, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड, ज़्यादा टिपिकल नहीं है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, सिंपल सी है। केमिकल प्रॉपर्टी भी आसान है। चलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन में। तो क्या हमारे पास है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन में, यहाँ टॉपिक नाम डाल देता हूँ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, मैं बार बार हेलोजन बोल जाता हूँ, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। फर्स्ट हमारे पास क्या है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये तीनों फिजिकल स्टेट में मिलते हैं। ये गैस में भी मिलते हैं, लिक्विड में भी मिलते हैं और सॉलिड में भी मिलते हैं। यूजुअली यदि इंटर हेलोजन में फ्लोरीन आ रही हो तो उनकी यूजुअली उनकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। मैक्सिमम में क्या होगा, यदि इंटर हेलोजन में एक हेलोजन फ्लोरीन है तो वो कैसे होंगे, गैसियस होंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, इसके पास सेकंड ये
गैस भी होंगे साथ में, यदि F है तो ये कलरलेस भी होंगे। यूजुअली यदि F किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो वो नेचर में गैसियस होगा और वो कलरलेस होगा। बाकी जो है इनके अलग अलग इंटर हेलोजन के कलर अलग अलग होते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है कि ये सारे के सारे कैसे हैं, कोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं, इनमें से कोई भी आयोनिक नहीं है। थर्ड क्या है, सारे के सारे कैसे हैं, डायामैग्नेटिक हैं। सब के सब जो है इनकी जो नेचर है वो डायामैग्नेटिक है। फोर्थ क्या है, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इनकी इंटर हेलोजन की, जिनसे ये बने हैं उनके बीच की है। जैसे मान लो कोई इंटर हेलोजन I2 ICl है तो ICl की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो I2 और Cl2 के इंटरमीडिएट होगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटर हेलोजन कंपाउंड्स आर intermediate between those of constituents halogen except boiling point and melting points are a little higher than expected। क्या है इस पॉइंट का मतलब समझे, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है इंटरमीडिएट है, किनके, जिनसे ये बने हैं, बिटवीन दोज ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स हेलोजन, किसको छोड़कर, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट को। जैसे ICl3 की बात करें तो ICl3 की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो I2 और Cl2 के बीच की होगी। बस क्या है, किसको छोड़कर, एक्सेप्ट किसको छोड़ दें हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये जो दोनों हैं ये इन दोनों से थोड़े से ज़्यादा होंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होगी, इंटरमीडिएट होगी। तो क्या खत्म हुई हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में कुछ जनरल चीज़ें। अब हम कहाँ चलते हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में। इसको रिमूव कर देता हूँ बच्चों। अब आ जाते हैं, लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट, उसके बाद एक यूज़ आएगा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या हमारे पास हो गया, केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्वेश्चंस बनते हैं जो बहुत बार CBSE में पूछे गए हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास है, अगला हमारे पास है क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट क्या है, इंटर हेलोजन compounds are more reactive than those constituents halogen। ये ध्यान रखना, जिनसे ये बने हैं उनसे ये ज़्यादा स्टेबल है। जैसे ICl की जो रिएक्टिविटी है, हम किसकी बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी की। ICl की जो रिएक्टिविटी है वो I2 और Cl2, क्योंकि इसमें एक I है और एक Cl है, उन दोनों से ज़्यादा है। एक और याद रखना यहाँ, एक्सेप्ट F2। F2 एक ऐसा हेलोजन है जिसकी रिएक्टिविटी इंटर हेलोजन से भी ज़्यादा है। रीज़न क्या है, F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बहुत कम है। अब यदि मैं यहाँ IF ले लूँ, तो मैं इन तीनों में ऑर्डर का पूछे हम लोग, इन तीनों में कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ICl, उसके बाद कौन आएगा, Cl2, उसके बाद कौन आएगा, I2। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर हो गया है, क्योंकि हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें मालूम है, F2 था, Cl2 था, Br2 था और I2 था। ये हेलोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर था। अब यदि मान लो मेरे पास कंपाउंड कौन सा आ जाए, IF3 आ जाए, और मुझसे क्या पूछे कि IF3 और ये जिनसे बना है उनके बीच रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है, तो यहाँ कौन कौन होगा,
I2 और F2 की रिएक्शंस के बीच से बने होंगे, तब इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा F2, F2 के बाद IF3, IF3 के बाद I2 आएगा। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर, यानी जो F2 है एक्सेप्ट F2, F2 जो है उसकी रिएक्टिविटी इंटर हैलोजन से भी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों है, दिस इज बिकॉज, ये इसका आंसर आ रहा है, दिस इज बिकॉज द बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ XX डैश बॉन्ड is less than XX और X dash bond, यानी XX और S dash इन दोनों के कंपैरिजन में XX बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम है। क्यों कम है, क्योंकि XX डैश बॉन्ड वीक बॉन्ड है। क्यों है, क्योंकि X और X डैश की जो साइज है, साइज कैसी है इनकी, डिफरेंट है। X और X डैश की जो साइज है वो डिफरेंट है, और साइज डिफरेंट होने से क्या होगा, ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं है, बहुत बढ़िया ओवरलैपिंग नहीं होती, इसलिए बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाता है। तो क्या हुआ कि जो इंटर हैलोजन कंपाउंड है उनकी रिएक्टिविटी जिनसे वो बने हैं उनसे ज़्यादा है, बस F2 को छोड़कर। अब आते हैं इसकी एक रिएक्शन है बच्चों, और वो है हाइड्रोलाइसिस। इसको रिमूव कर रहा हूँ बच्चों, उसके बाद केवल यूज बचेंगे। हम केमिकल प्रॉपर्टी में ही हैं, और एक रिएक्शन है इसकी हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, और वो काम की रिएक्शन है। क्यों है हम समझते हैं अभी, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं या इक्वेशंस आ जाती है CBSE बोर्ड में बैलेंस करने के लिए। तो अगला क्या हमारे पास है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। ये प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। कौन सा कराएंगे हम, हाइड्रोलाइसिस भी एल्कली हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। और इसमें क्या होगा, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस काम का है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन नॉट चेंज नहीं होगी। इंटर हैलोजन कंपाउंड में जिस हैलोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो की वो स्टेट कहाँ रहेगी, उनके हाइड्रोलाइसिस के बाद जो कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर भी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि IF3 का एग्जांपल है, कि मैं इसको हाइड्रोलाइसिस कर रहा हूँ, कौन सा, एल्कली हाइड्रोलाइसिस। तो यहाँ I पे चार्ज क्या होगा, हमें मालूम है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो F पे चार्ज क्या है, एक F पे चार्ज -1, तो और कितने F जुड़े हुए हैं यहाँ पर 3, तो इन तीनों F पे चार्ज क्या होगा, -1, तो इन तीनों F के कारण I पे चार्ज कितना होगा, +3 होगा। तो यहाँ क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें जो I वाला कंपाउंड बनेगा उसमें I की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही रहेगी, और F की क्या रहेगी, -1। तो बनेंगे क्या क्या, फिर एक और याद रखना कि जो पहला ऑक्सो एसिड था उसमें चार्ज +1 था, जो दूसरा ऑक्सो एसिड था उसमें चार्ज +3 था, जो तीसरा ऑक्सो एसिड है उस पर चार्ज क्या था, +5, और जो चौथा ऑक्सो एसिड था उस पर चार्ज था +7। पहला कौन सा था, HOX, सेकंड कौन सा था, HXO2, ऐसे लिख देता हूँ, HXO3 और HXO4। अब ये क्यों बताया, क्योंकि यही ऑक्सो एसिड के सोल्ट यहाँ बनने वाले हैं। जैसे यहाँ मैंने KOH लिया है, तो फर्स्ट क्या होगा, F पे क्या चार्ज रहेगा, प्रोडक्ट साइड भी -1 रहेगा, तो क्या बनेगा, HF या KF बनेगा, KF, क्योंकि KOH है तो सोल्ट बनेगा KF। अब दूसरा क्या होगा कि I पे चार्ज क्या है, यहाँ मैं पहले +1 वाला ले लेता हूँ, IF ले लेता हूँ,
आई एफ ले लेता तो क्या बनता है, एक तो के एफ, आई पे चार्ज क्या आता है यहाँ पर +1, तो +1 वाला ऑक्सो एसिड कौन सा होता है, +1 वाला होता है HOI, प्लस क्या बना देना आपको साथ में H2O। तो यहाँ के एफ पे चार्ज क्या है +1 और आई पे चार्ज क्या है, एफ पे चार्ज क्या है -1 और आई पे चार्ज क्या है +1। जो यहाँ चार्ज है वही वहाँ रहेंगे। मान लो आई एफ की जगह में ले लेता IF3, फिर इसकी KOH के साथ रिएक्शंस कराता, तो हमें मालूम होना चाहिए आई पे चार्ज क्या है, यहाँ एक आई पे +3 और एक एफ पे -1, तो वहाँ क्या क्या बनेगा, एफ पे वही चार्ज रहेगा जो यहाँ एफ पे चार्ज है, तो क्या बनेगा KF +3, आई पर +3 चार्ज कौन से ऑक्सो एसिड में आएगा, सेकंड वाले में। तो सेकंड का फॉर्मूला क्या है, यहाँ K लिखना है, यहाँ भी यहाँ K लिखना है बच्चों, क्योंकि ये सोल्ट है सारे, H कहीं नहीं आएगा इनके अंदर, तो यहाँ क्या आएगा K के बाद IO2, ये रहा HXO2, तो X की जगह कौन आ गया K, X की जगह I आ गया ऑक्सो एसिड में, और ये O2 आ गया है, प्लस क्या बनेगा साथ में H2O। फिर तीसरे में समझे IF5 + KOH, तो यहाँ I पे चार्ज क्या है +5, F पे चार्ज क्या है -1, तो F का चार्ज वही रहेगा, F की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 की -1 ही रहेगी। अब I पे चार्ज क्या है +5, I पे चार्ज +5 कौन से ऑक्सो एसिड में आता है, तीसरे ऑक्सो एसिड में है, तो जो जिस नंबर का ऑक्सो एसिड है उसमें ऑक्सीजन भी उतने ही है, पहले ऑक्सो एसिड में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 ऑक्सीजन है, तो तीसरे ऑक्सो एसिड में आई का जो तीसरा ऑक्सो एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होगा, पहले ऐसे लिख दो IO3 और यहाँ आगे K लगा दो H2O, तो यहाँ IF7 होता प्लस KOH होता, तो इस पे चार्ज क्या है -1, इस पे चार्ज क्या है +7 कौन से में होता है, चौथे ऑक्सो एसिड में, तो चौथे ऑक्सो एसिड में I के साथ कितनी ऑक्सीजन होगी, 4 होगी, तो पहले K और F से क्या बन जाएगा KF, प्लस क्या बन जाएगा IO4 और यहाँ आगे क्या लगा दो K, प्लस क्या बन गया H2O। इन चारों में से नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 कोई भी एक रिएक्शंस पूछी जा सकती है। अब आते हैं, इनके नाम तो आसान है, KF इनके नाम आते हैं, इसीलिए मैंने आपको ठीक पहले भी समझाया था कि इनके नाम में क्या होगा, KIO या OI, तो इसके ऑक्सो यदि यहाँ H होता तो इसके ऑक्सो एसिड का नाम था हाइपोआयोडस, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइपोआयोडाइट, यहाँ हो जाएगा। इसका यदि यहाँ K की जगह H होता तो नाम होता आयोडस, तो ये K आ गया यहाँ पर तो नाम हो जाएगा सोडियम आयोडाइट। थर्ड में K नहीं होता H होता तो नाम होता आयोडिक, तो अब नाम एसिड, तब नाम हो जाएगा पोटेशियम आयोडेट, और इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम पर आयोडेट। ये क्या हो गया, इनके हाइड्रोलाइसिस। और लास्ट क्या पढ़ लेते हैं, इनके यूज, 3 यूज हैं। फर्स्ट क्या है, ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, नॉन एक्वस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। चारों के चारों क्या है, नॉन एक्वस है, साथ में क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। दूसरा यूज एक और है बस, ये सेकंड यूज इसका नास्ट है। ये बहुत बढ़िया क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। ये किसी में भी क्या जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, किसको, फ्लोरीन को, जैसे O2F2 और OF2 थे, वैसे ये भी क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है। और इसका यूज़ क्या है, यदि कहीं से हमें यूरेनियम को अलग करना हो, यानी यूरेनियम का क्या करना हो, कंसंट्रेशन करना हो, कंसंट्रेशन ऑफ यूरेनियम, और इस कंसंट्रेशन का एक और नाम है इनरिचमेंट। तो हमें क्या करते हैं, इसकी रिएक्शंस किससे करवा देते हैं, IF3 से करवा दो, नहीं BRF3 से करवा दो, या इसकी रिएक्शन ClF3 से करा दो। इन दोनों में से किसी एक से कराने पर क्या होगा, यूरेनियम जो है UF6 में चेंज हो जाएगा, और ये जो UF6 है हम इसे क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। साथ में क्या बनेगा, या तो Br2 बनेगी, दिया आपने BRF3 लिया है, और या फिर क्या बनेगी, Cl2 बन जाएगी।
तो क्या हुआ, इन दोनों में से जिसका भी आपने यूज़ दिया उसने इस यूरेनियम में क्या ऐड कर दी है, फ्लोरीन ऐड कर दी। तो ये क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट है बच्चों। इसी के साथ क्या खत्म हुआ, ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स की खत्म हो गई केमिस्ट्री। अब अगले वीडियो में क्या आएगा, उसका एक ही वीडियो आएगा ग्रुप नंबर 18 का। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आने पे 3 काम करें, आपको मालूम है 3 काम कौन से करने हैं। थैंक यू बच्चों।